करें स्टार्ट? ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्यों नहीं भेजा सब लोगों ने? टीपी, एपी और एमपी कैलकुलेट करना था और उससे डायग्राम बनाना था। पिछली क्लास में हमने टीपी और एमपी का रिलेशनशिप डिस्कस करा था और एपी और एमपी का रिलेशनशिप डिस्कस करा था। आज का टॉपिक उसी पे बेस्ड होगा। जो टीपी और एमपी का रिलेशनशिप था वही हमें दोबारा पढ़ना है, लेकिन उसको कुछ और नाम दिया गया है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमारे पास प्रोडक्शन के दो लॉ हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो हम कहते हैं। एक है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और एक है रिटर्न्स टू स्केल। जो रिटर्न्स टू स्केल है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले दोनों का मतलब समझ लो क्या होता है। एक है रिटर्न्स टू अ फैक्टर और एक है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहता है कि सारे फैक्टर फिक्स्ड रखें और एक फैक्टर को वेरी करें खाली। मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल फैक्टर जिसको हम इंक्रीज करें और बाकी सारे फैक्टर हम कांस्टेंट रख दें अपने, तो हमारे जो आउटपुट में चेंज आता है उसको रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहा जाता है। मतलब रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होगा, एक ही फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट। ठीक है। रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, आपके सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाते हैं सेम प्रोपोर्शन में। सेम प्रोपोर्शन का मतलब कि अगर मेरा लैंड और कैपिटल दो है, मान लो लैंड वेरिएबल है और कैपिटल मेरा है फिक्स्ड, तो अगर कैपिटल 20% से तो लैंड भी 20% से। तो वो कह रहा है अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंजेस आता है तो वो आपका रिटर्न्स टू स्केल होगा। मतलब वहां पे सभी फैक्टर आपको चेंज करने पड़ते हैं, वहां पे फिक्स फैक्टर कोई नहीं रहता। फिक्स फैक्टर भी बदलता है और वेरिएबल फैक्टर भी बदलता है वहां पे, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है यहाँ तक? तो रिटर्न्स टू स्केल क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल हमें नहीं पढ़ना। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो उसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। एक बार हम अपने नोट्स में देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। अच्छा, ये लॉ कहता क्या है? तो ये लॉ ये कहता है बच्चों, आप लॉ भी सुन लो। लॉ ये बताता है कि अगर हम अपने एक फैक्टर को चेंज करें, वेरी करें, और बाकी फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहें, तो मेरा जो टीपी चेंज होगा वो कैसे होगा? देखो, पहले टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट पे, फिर टीपी बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट पे, और फिर टीपी गिरने लगेगा। और एमपी में कैसे चेंज होगा? एमपी बढ़ेगा, एमपी घटेगा और एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ये बातें तो सर हमने पहले भी पढ़ी थी। तो जो टीपी और एमपी का रिलेशनशिप था वो इसी पे बेस्ड था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, मेरा गला खराब है आज, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है बोलते ही। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बताया मैंने? टीपी में जो चेंज आएगा और एमपी में जो चेंज आएगा उस चेंज को दिखाता है। और वो चेंज कब? जब एक फैक्टर मेरा वेरिएबल हो और बाकी फैक्टर मेरे क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, एमपी भी बढ़ेगा। टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा, एमपी गिरने लगेगा। टीपी गिरने लगेगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। ये तीन स्टेजेस होंगी हमारी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, एक बार नोट्स पे आते हैं पहले, फिर टेबल बनाएंगे बाद में। पेज नंबर 32। ये देखो, कॉन्सेप्ट 6 पढ़ना है आज हमें, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। दिखाई दे रहा है सबको? लॉ ऑफ Yes. प्रोडक्शन। ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है हमें। इसमें रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल, दोनों के जो मीनिंग मैंने बताए थे वही दोनों मीनिंग लिखे हुए नीचे। और रिटर्न्स टू स्केल के नीचे लिखा हुआ है नॉट इन सिलेबस, वो हमारे सिलेबस में 11th क्लास के स्कोप में नहीं है। अब आ जाते हैं नीचे, रिटर्न्स टू फैक्टर का मीनिंग पढ़ लेते हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पे वर्डिंग गलत होंगी, आप लोग करेक्शन कर देना। ठीक है, मैं मीनिंग पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा हुआ है पहले। ये लॉ कहता क्या है?
स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखा हुआ है, देखो लॉ क्या कहता है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द लॉ, if more and more units of a variable factor are employed with fixed factor, then total product increases at an increasing rate, an at an increasing rate in the beginning, then increasing at a diminishing rate, and finally start declining, मतलब falling, वो fall होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसको एमपी के टर्म्स में बात करें, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एमपी, द लॉ स्टेट्स if quantities of a certain variable factor are increased while quantity or other factor are fixed, MP first increases then fall but remain positive and finally decline and become negative। मतलब क्या हुआ, सीधा सा है बिल्कुल कि अगर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करें और बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखें तो टीपी पहले बढ़ती हुई दर पे बढ़ता है, मतलब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, फिर घटती हुई दर पे बढ़ता है, मतलब डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, और फिर टीपी तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको, ये मीनिंग बताया था मैंने आपको, मीनिंग। उसके बाद एजम्पशन है, एजम्पशन हर जगह पढ़ते आ रहे हैं पीछे से इकोनॉमिक्स में। एजम्पशन का मतलब कुछ बातें हमें माननी पड़ेंगी, जैसे देयर इज ओनली वन फैक्टर विच इज वेरिएबल, सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट, ठीक है। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, जो वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स होंगे वो होमोजीनियस होंगे, मतलब आइडेंटिकल इन नेचर। इट इज पॉसिबल टू चेंज द प्रोपोर्शन, और वो प्रोपोर्शन बनाने में पॉसिबिलिटी हो हमारी, मतलब जो हम फैक्टर को कंबाइन करेंगे वो पॉसिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। एंड द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन एंड कांस्टेंट, और टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तभी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होगा। जो लॉ हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी वो स्टेटमेंट हमारी फुलफिल पूरी होगी जब ये एजम्पशन हम मान के चलेंगे अपना साथ में। तो अब हम पहले इसका टेबल बनाते हैं। देखो स्टेटमेंट ऑफ लॉ हो गया, एजम्पशन हो गया, मैंने 4 एजम्पशन यहाँ डाली हुई है, और भी है एक दो आपकी किताबों में, आप वहां से देख सकते हो। 4 एजम्पशन हो गई। अब हमें क्या करना है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, और डायग्राम के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, डायरेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम इसका शेड्यूल और डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। इसको हटा दूं मैं यहाँ से, ठीक। कॉपी निकालो सभी लोग। नोटबुक निकाल लो सभी। पहले हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का शेड्यूल बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे डायग्राम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कह लो, या रिटर्न्स टू अ फैक्टर कह लो, या लॉ ऑफ रिटर्न कह लो, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। ये कॉमन नाम है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो मैं डायरेक्ट आपका शेड्यूल पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मीनिंग और एजम्पशन मैंने आपको नोट्स में से बता दी थी। अब हम इसका शेड्यूल बनाते हैं। देखो जिसको उस दिन नहीं समझ आया था वो आज समझ लेना आप। मान लो हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर का एक कॉलम ले लिया, यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, हमने यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर का एक कॉलम बना लिया। मेरे साथ साथ बनाते जाओ। फिर हमने यहाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का, हमने यहाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का एक कॉलम बना लिया, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर में आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मर्जी है आपकी, जो भी आप यहाँ पे नंबर्स लेना चाहो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। आपकी बेस का शेड्यूल नहीं बनाए, मैं शेड्यूल आपके वैसे शेड्यूल बनाए, तो फिक्स फैक्टर के आप कोई भी यूनिट ले सकते हो। मान लो मैंने फिक्स फैक्टर यहाँ पे ले लिया आपका, ये 10 ले लिया मान लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आपका ये, और इधर ले लिया ये 1, फिर इसको ले लिया 2, और इसको ले लिया 3, 4, 5, 6,
और 7 तक ले लो। अच्छा, इसको तो फिक्स्ड रखना है, तो मान लो 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। मान लो लैंड है ये एकर्स में है, 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़, ठीक है। अब मुझे रेशियो ऑफ फैक्टर, जरा आप यहाँ पे रेशियो ऑफ फैक्टर बताओ। रेशियो ऑफ फैक्टर, रेशियो ऑफ फैक्टर अगर देखें तो 10:1 यहाँ पर है, 10:2 यहाँ पर है, 10:3 यहाँ पर है, 10:4 यहाँ पर है, 10:5 यहाँ पर है, फिर आपका 10:6 यहाँ पर है, और 10:7। आप इसको ना 1111 भी लिख सकते हो बच्चों, किताब में 1111 लिखा हुआ है, तो वहां से 1111 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है हमें। अब हमें दो काम करने हैं बस, एक तो टीपी की वैल्यू लेनी है अपने आप, और एक फिर टीपी से एमपी निकालना है, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में तो हमें रिलेशन देखना है। करें स्टार्ट। ये काम मैंने आपको क्लास में दिया था, टीपी और एमपी वाला कॉन्सेप्ट ना। तो देखो, अब ले लेते हैं, मैंने जो बुक में बना रखी है वही ले लेता हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी। मेरी बुकलेट में जो बना हुआ है, मान लो ये 10 ले लिया हमने, फिर हमने ये ले लिया 30, ध्यान से समझना, कितने के गैप से बढ़ा सर? 20 के गैप से। फिर हमने ले लिया 60, कितने के गैप से बढ़ा? 30 के गैप से। तो यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग रेट पे। फिर हमने 60 के बाद मान लो इसको कर दिया 80, फिर हमने इसको कर दिया 90। तो 20 के गैप से, फिर 10 के गैप से, और फिर हमने 90 पे लाके कांस्टेंट कर दिया, और फिर हमने इसको कर दिया 85। मार्जिनल प्रोडक्ट ये 10 सेम रहेगा, 30 माइनस 10 20, 60 माइनस 30 30, 80 माइनस 60 20, 90 माइनस 80 10, 90 माइनस 10 90, 0, 85 माइनस 5। ठीक है। अब देखो पहली स्टेज कहां से कहां तक है, ये आपका स्टेज ऑफ द लॉ, यहां पर लिख लो इस कॉलम में, स्टेज ऑफ द लॉ। 3 स्टेज होती हैं लॉ की, 3 स्टेज होती हैं। देखो लाल पेन से लिख देता हूं। पहली स्टेज यहां से यहां तक, मैंने टेबल थोड़ी छोटी बनाई है, आप बड़ी भी बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेज 1 है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसको कहते हैं स्टेज 1, इसको कहते हैं स्टेज 1, और इसका नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहा जाता है। ठीक है। फिर आपका दूसरा स्टेज, ये जो एमपी घटता है हमारा, एमपी घटता है और 0 आने तक, ये दूसरी स्टेज होती है यहां तक की, ये आपकी स्टेज 2 है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये है स्टेज 2। स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, ये आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है। और जो लास्ट वाली स्टेज है आपकी, जो नेगेटिव हो जाता है, ये तीसरी स्टेज है, स्टेज 3। ये आपका है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। डायग्राम बनाऊंगा मैं बिना पॉइंट प्लॉट किए, ठीक है। बनाओ डायग्राम, लिख लिया सबने? सर कॉपी थोड़ा नीचे कर दो, ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा। ये लो। यस। एक मिनट, अब दिख रहा होगा पूरा ना, थोड़ा सा मैंने सिस्टम मिला दिया था पहले। हो गया। ये लो, अब दिख रहा है एकदम।
बनाए डायग्राम? हो गया सबका? यस सर। चलो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो स्केल कहाँ गया? मैं आपको सिंगल डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं अभी, फिर बाद में अलग अलग डायग्राम में भी बनाएंगे, मतलब ऊपर नीचे, जैसे हमने TU-MU के केस में बनाया था ना, आपकी किताब में अलग अलग में बना हुआ है बच्चों, मैं सिंगल में बना रहा हूँ, कई बार एग्जाम में सिंगल में भी आ जाता है बनाने के लिए। सिंगल डायग्राम में दोनों डायग्राम। ये मान लो थोड़ा आगे ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यहां पर हमने टीपी और एमपी को शो करना है, टीपी एंड एमपी, और यहां पर हमें यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर शो करने होते हैं, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। क्योंकि मैं पॉइंट तो प्लॉट कर नहीं रहा, स्केल लेके नहीं बना रहा, मैं आपको फ्री हैंड वाला सिखा रहा हूँ तरीका। तो जैसे हमने उस दिन बनाया था वैसे ही, पहले देखो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, आपको अपने हैंड्स को फ्री रखना है। इंक्रीजिंग रेट का मतलब ये वाली शेप आएगी, फिर डिमिनिशिंग रेट पे होगा, और जब डिमिनिशिंग रेट पे होके उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा एक जगह पे जाके, ऐसे मतलब बीच में एक बार कांस्टेंट कर देना और फिर इसको डिक्लाइन कर। अब बात ध्यान समझना, जहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगा मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, जहां पे ये कांस्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, वहां से जो इसका कांस्टेंट और मैक्सिमम पॉइंट होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम है, मान लो ये मैक्सिमम पॉइंट है। यहां से एक लाइन नीचे ले आना, मैक्सिमम पॉइंट से। फिर अब इधर ध्यान देना, ये ऐसे शुरू हुआ था, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है जो इधर से स्टार्ट हुआ होगा, ये मान लो ये इधर से स्टार्ट हुआ है 1 नंबर पॉइंट से, मैंने ओरिजिन से बना दिया है बट ओरिजिन से बनता नहीं है, मान लो ये कोई एक पॉइंट आपका ये वाला है। अब एमपी भी यहीं से शुरू होगा, एमपी भी यहीं से शुरू होगा, बट एमपी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा, जैसे ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने लगा, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने का मतलब क्या है मेरा, जहां से शुरू हो जाएगा ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ना, ये देखो ये शेप बदल रही है ना, ये आपकी शेप, और फिर यहाँ से ये शेप बदली, ये शेप बदलनी शुरू हो गई, तो जहां से आपकी शेप चेंज हो रही है वहां से एक लाइन और ड्रॉ कर लो नीचे। मान लो मैं यहां से मान लेता हूँ, शेप मेरी यहां से चेंज हो रही है, यहां से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है सर, एमपी को बढ़ाना है, फिर एमपी को घटाना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से एमपी को मैंने बढ़ा के बनाया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एमपी को बढ़ा दिया, फिर क्या करें हम, एमपी को बढ़ाने के बाद एमपी को डिक्लाइन कर दें, ये देखो ये एमपी डिक्लाइन हो गया, ये आएगा कटिंग पॉइंट और नीचे आ जाएगा इसमें, ये एमपी हो गया। ये आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन का सिंगल डायग्राम के अंदर। तो जो ये वाली स्टेज है बच्चों, जो ये वाली आपकी इसके इधर, ये वाला आपका पॉइंट, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है, और जो इसके इसके बीच में है ये आपका सेकंड स्टेज है, ये आपका सेकंड स्टेज है, और जो लास्ट में है वो आपका थर्ड स्टेज है, वो आपका थर्ड स्टेज। ये डायग्राम बना लो आप लोग, फिर फिनिशिंग देखते हैं। सर एक बार और समझा दो डायग्राम। ये देखो ना, ये बना आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो आपने इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ाया, फिर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ाया, फिर कांस्टेंट करके गिरा दिया। जब तक ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा तब तक एमपी बढ़ेगा, एमपी को बढ़ाया, फिर जब ये डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ने लगेगा तो एमपी गिरने लगेगा, एमपी गिरने लगा, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो एमपी 0 हो जाएगा, और जब ये गिरने लगेगा तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा। यही तो है इसके, ये देखो टेबल में यही चीज है, जब तक टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा एमपी भी बढ़ेगा, जब टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ेगा एमपी गिरने लगेगा, और जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब ये घटने लगेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी पे बेस्ड होते हैं डायग्राम, नंबर्स पे, क्योंकि हमने नंबर्स नहीं लिए हैं, अगर आप नंबर्स लेके बनाओगे तो भी ऐसा ही निकल के आएगा डायग्राम।
ये टीपी कर्व है और ये एमपी कर्व है। डायग्राम बना लो, मैं इनके नाम लिख देता हूँ क्योंकि मेरी बुकलेट में जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से मैं नामकरण कर देता हूँ इनका। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है, आप इसको आई लिख लेना, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इसको आप लिख लेना आई, आई इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां से टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आई के बाद आप यहाँ पे, तो बिकॉज मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग अप टू द पॉइंट ऑफ एम, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा अप टू द पॉइंट ऑफ एम, ये पॉइंट एम लिख लेना। एंड आपका उसके बाद है स्टार्ट डिमिनिशिंग रेट एंड विल रीच पॉइंट डी, यहाँ पे लिख लेना पॉइंट डी। डी पॉइंट पे पहुंच जाएगा और आपका फिर ये आपका बिकम जीरो, ये आपका पॉइंट बी, इसको लिख लेना पॉइंट बी। ठीक है, बस इतनी लिख लो नाम, जो मैंने नाम लिख दिए इसमें, क्योंकि मेरी बुकलेट में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है पहले से, मैं आपको वहां से पढ़ के बता दूंगा बस, और नाम भी यही है उसके अंदर। बन गया सबका? ठीक है, और बताओ, और बन गया सबका? मतलब क्या क्या करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? मीनिंग लिखना है, एजम्पशन लिखना चाहो तो लिख देना, वरना मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है एजम्पशन लिखने की। फिर आप बना दोगे शेड्यूल, बना दोगे डायग्राम, और डायग्राम के बाद अब आपकी एक्सप्लेनेशन, इसकी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीनों एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखो आप स्टेज 1 में क्या लिखोगे, आपका टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा अप टू द पॉइंट ऑफ आई, आई पॉइंट तक, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, और एमपी मेरा बढ़ेगा अप टू द पॉइंट ऑफ एम। फिर सेकंड स्टेज में टीपी मेरा बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट पे अप टू द पॉइंट ऑफ डी, और एमपी मेरा डिक्लाइन होने लगेगा अप टू द पॉइंट ऑफ बी, जीरो पे हो जाएगा यहाँ पे। फिर टीपी मेरा गिरने लगेगा पॉइंट डी के बाद, और एमपी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। यही बातें हमें लिख के दिखानी होती हैं, जैसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। दिखाऊं मैं, पढ़ दूं यहाँ पे? ठीक है, देखो। यस सर। ये देखो, आप अपनी बुक में देखोगे, अगर ये जिसके पास हार्ड बुक होगी या नहीं है, तो आप अपनी कॉपी में कॉपी करोगे जब, तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख लोगे, ये एजम्पशन लिख लोगे। एजम्पशन लिखने के बाद ये टेबल भी यहाँ बनी हुई है पूरी, जो मैंने बनाई है वही सेम टेबल। फिर यहाँ पे डायग्राम बना दोगे, सिंगल डायग्राम में जो मैंने बनाया, क्योंकि एक ही डायग्राम की जगह है, तो आप टीपी बना दोगे और एमपी बना दोगे वैसे। फिर बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है। देखो जूम कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, देखो पहला स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आई, डायग्राम में भी देखते जाना साथ साथ आप लोग। एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, और पॉइंट के बाद वो डिमिनिशिंग रेट पे। दिस इज बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, ये इस वजह से है, इंक्रीजेज अप टू पॉइंट ऑफ एम ऑन एमपी कर्व एंड देन स्टार्ट फॉलिंग, क्योंकि जो मेरा एमपी है वो आपका एम तक बढ़ता है और फिर उसके बाद गिरने लगता है। ठीक, ये पहली स्टेज हो गई। स्टेज 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इन सेकंड स्टेज टीपी कंटिन्यू टू इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, वो कह रहा है टीपी बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, यहाँ पे देखेंगे डिमिनिशिंग रेट। इट रीच द मैक्सिमम एट पॉइंट डी, और वो मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है पॉइंट डी पर इन द डायग्राम, वेयर द सेकंड स्टेज एंड, जहां पर मेरी सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज एमपी बिकम जीरो, और ये वाली स्टेज जहां पे खत्म होती है वहां एमपी मेरा जीरो हो जाता है। शोन बाय पॉइंट बी इन द डायग्राम, जो कि हमने पॉइंट बी में दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉइंट डी ऑन टीपी कर्व, और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन जा रही है टीपी कर्व पे, जो कि उसका हाईएस्ट पॉइंट है टीपी का। तीसरा, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इन द थर्ड स्टेज टीपी फॉल, टीपी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आने लगता है,
एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एमपी गोज बिलो टू वाई एक्सिस, और एमपी नेगेटिव हो जाता है और वाई एक्सिस के नीचे आ जाता है। क्लियर है? ये लिख लोगे आप लोग एक्सप्लेनेशन अगर आएगी तो। ऐसे ही बहुत छोटा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे खुद से, ठीक है, 2-2 लाइन का है, ज्यादा नहीं। अब एक सवाल जो कि मैं आपसे पूछूंगा, ये हटा दूं मैं यहाँ से पहले। अब आते हैं, बात क्लियर है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या हुआ हमारा? आपका वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है जब फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहने पे, तो टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है स्टार्टिंग में, फिर आपका टीपी डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, और फिर टीपी आपका डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विद फैक्टर, देन एट द स्टार्टिंग पॉइंट टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली डिक्लाइन, या इन टर्म्स ऑफ फिर आप शेड्यूल बनाओगे। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। शेड्यूल बना दो आप अपने हिसाब से, कोई भी नंबर ले सकते हो। पहले टीपी को बढ़ती हुई रेट पे बढ़ा देना, फिर घटती हुई रेट पे बढ़ाना, और फिर एक बार कांस्टेंट कर देना और फिर गिरा देना। यही काम मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। टीपी बन जाएगा तो एमपी निकल जाएगा, ठीक है। टीपी और एमपी निकल जाएगा तो उसमें स्टेज आइडेंटिफाई कर लेना, कहां से कहां तक पहली स्टेज है, फिर कहां से कहां तक दूसरी स्टेज है, और कहां से कहां तक तीसरी स्टेज है। इतना करने के बाद डायग्राम बनाने के दो तरीके हैं, एक तो जो मैंने सिंगल डायग्राम में बनाया, और एक अलग डायग्राम पे टीपी बनेगा और उसके ठीक नीचे एमपी बनेगा। वो कैसे बनता है वो होमवर्क होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद एक सवाल आपसे और, वेयर टू ऑपरेट। 3 स्टेज में एक रेशनल प्रोड्यूसर अपने आप को कहां पे ऑपरेट करना चाहेगा? स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, या स्टेज 3 पे? एक एक करके सभी बताएंगे। सर एक और बार बोलना क्वेश्चन। बताओ। वेयर टू ऑपरेट, 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ते हुए रेट पे बढ़ रहा है, दूसरे में टोटल प्रोडक्ट घटते हुए रेट पे बढ़ रहा है, और तीसरे में टोटल प्रोडक्ट मेरा गिरता है। आप एमपी भी देखो, पहले में एमपी बढ़ रहा है, दूसरे में एमपी घट रहा है, और तीसरे में एमपी नेगेटिव है। तो मैं कह रहा हूं कौन सी स्टेज मेरे लिए अच्छी स्टेज मानी जाएगी? कहां पे ऑपरेट करना चाहेंगे? स्टेज 1 पे, स्टेज 2 स्टेज पे, 1 पे या सर। स्टेज 3 पे? ध्यान से सुनो, पहली बात एक कॉन्सेप्ट में एक डाउट क्लियर कर देता हूं, स्टेज 3 तो नहीं होगा सर। स्टेज 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां टीपी गिरने लगता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है, तो बेकार सर कंडीशन है। स्टेज 1 पे। बच गया 1 और 2। बताओ, सभी बताओ, एक बच्चे से काम नहीं चलेगा ना, सभी बोलो 1 या 2। स्टेज 1। और बताओ। बताओ 1, 2 बच्चों ने बता दिया, और जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी। हाँ, फर्स्ट कह रहा है अंश, ठीक है, बोथ आर इंक्रीजिंग कह रहे हो। देखो इसमें आपकी गलती नहीं है, आप अपना दिमाग जहां तक लगा सकते हो आपने लगाया। लेकिन होता क्या है जनरली, देखो पहले स्टेज में अभी आप लेबर है मान लो, और एक मशीन है, उस मशीन की कैपेसिटी है 50 लेबर काम कर सकते हैं। जब आप लेबर उसके ऊपर बढ़ाओगे, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, 10 लेबर, 12 लेबर, 15 लेबर, तो हमने पता था पीछे कि जब पहला लेबर लगता है तो 10 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, फिर 10 से कितना हो गया 30, फिर 30 से हो गया 60। ध्यान से देखो, जो टीपी है मेरा वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, या आप ये कह सकते हो एमपी मेरा बढ़ रहा है। एमपी बढ़ने का मतलब मेरे पास अभी ऑप्शन है और ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले स्टेज में मैं क्या करूंगा, अपने वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाता चला जाऊंगा। समझ गए? क्योंकि पहले स्टेज में अभी वो आइडियल कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मिल पाया। आइडियल कॉम्बिनेशन मतलब अगर एक मशीन अपने ऊपर 30 लेबर को काम करा सकती है तो पहले 30 लेबर लगा तो दो, ठीक है। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ेगा तो स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है वेरिएबल फैक्टर की, मैंने समझाया था उस दिन। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 लेबर है तो 30 यूनिट बन रहे हैं, 2 लेबर है, सॉरी 1 लेबर है तो 10 यूनिट बन रहे हैं हमारे एग्जांपल में, 2 लेबर है तो आप कहोगे सर 20 बनने चाहिए, लेकिन मैंने तो वहां 30 लिखा है। तो मैंने बताया था ना कि प्रोडक्शन की यही खासियत है कि 1 का 10 और 2 का 20 तो हर कोई कर लेता है, ये समझाया था मैंने। लेकिन हमने तो 1 का 10 और 2 का 30 करा, और फिर 3 का 60 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में,
जब वो स्टार्टिंग में लेबर हम एम्प्लॉय करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी काफी हाई होती है। तो एफिशिएंसी ज्यादा होने से उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है और वो ज्यादा आउटपुट देता है। तो जो पहली स्टेज है हमारी, वहां पर हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है। तो हम क्या करेंगे, लेबर लगाते जाएंगे और जैसे ही हम अपनी सेकंड स्टेज पे आएंगे तो वो मेरा आइडियल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि मेरा एमपी फिर गिरने लगेगा। तो जो सेकंड स्टेज होती है बच्चों, वो होती है बेस्ट स्टेज। वहीं पर ऑपरेट करते हैं हम अपने आप। देखो ये चीज यहाँ लिखी हुई है, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार। इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से 5 मिनट है अभी क्लास के। पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे आ जाते हैं फटाफट। ये देखो, ये आपका पिछले वाले पेज पे तो वो तीनों स्टेजेस लिखी हुई थी, ये जो मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। ये तीनों स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ये मैंने पढ़ा दिया था अभी। अब आते हैं, एक कंक्लूजन लिखा हुआ है। ये कंक्लूजन आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है बच्चों, अगर पूछेगा तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। ये कंक्लूजन आपके रेफरेंस के लिए डाला हुआ था, वेयर टू ऑपरेट। दिख रहा है आपको कंक्लूजन, वेयर टू ऑपरेट? हाँ सर दिख रहा है, वेयर टू ऑपरेट। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, आर रेशनल फर्म, दिखाई दे रहा है सबको? आर रेशनल फर्म will not produce either in stage 1 or stage 3. A rational firm will always seek to operate in the second stage, because in the first stage employment of every additional unit of variable factor give more and more output, that is MP increases. It means there is a scope for more profit. ज्यादा लाभ कमाने की संभावना है। If production increases with more unit of variable factor, अगर हम ज्यादा variable factor के साथ प्रोडक्शन करते हैं तो लाभ ज्यादा कमाया जा सकता है। In the third stage मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है? So the fate is ruled out on the ground of technical inefficiency and a rational producer will never produce in the third stage. तो तीसरी स्टेज पे तो वो कभी नहीं जाएगा क्योंकि मेरा एमपी नेगेटिव हो गया। तो this brings us to the conclusion that a producer will aim to operate in second stage as TP is maximum, MP of each variable factor is positive। जहां पे TP मेरा बिल्कुल मैक्सिमम चला जाएगा और मेरा MP पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो सेकंड स्टेज पे ऑपरेट करता है अपने आप को एक रेशनल प्रोड्यूसर। बात क्लियर है? ठीक है, तो एक कंक्लूजन कब लिखना है हमें? सर जब वो पूछेगा हमसे। अदरवाइज अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आया तो हमें मीनिंग लिखना है। एजम्पशन भी मैं कह रहा हूं मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी 4 एजम्पशन है। मीनिंग, एजम्पशन, शेड्यूल डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन पर। कई बार क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन आंसर हम प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास में हमारा एक टॉपिक और है, वो करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा कि कब हमें कितना लिखना है। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन है हमारे सामने, उसमें हमें कितना आंसर लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही कॉपी करके आ दो, जितना पूछेगा उतना ही तो बताओगे ना। ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और है और बच्चे लिख के कुछ और आ जाते हैं। उसकी प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे, हमेशा क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कब किस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है। अच्छा, एक काम मुझे अभी करके देना है आप लोगों को, या तो दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो, या ईमानदारी से दोबारा ज्वाइन नहीं करनी है अगर, क्योंकि मेरा गला खराब है, ईमानदारी से अभी मुझे अलग अलग डायग्राम में बना के भेजो दोनों, टीपी ऊपर और एमपी नीचे, या चाहो तो पॉइंट प्लॉट करके बना लो। अगर आपसे ना बने तो पॉइंट प्लॉट कर लो, ऊपर टीपी बनाना है ऐसे, और फिर उसके ठीक नीचे एक और स्केल ले लेना, उसमें बनना है एमपी। जैसे हमने टीयू एमयू बनाया था, याद होगा बच्चों को, टीयू एमयू अलग अलग डायग्राम में बनाया था, वैसे ही टीपी और एमपी, ऊपर वाले डायग्राम में टीपी और नीचे वाले डायग्राम में एमपी। आप चाहो तो स्केल लेके बना सकते हो, मतलब पॉइंट प्लॉट कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी, पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा कौन सा डायग्राम कहाँ जा रहा है। ठीक है? ये बना के अभी भेज दो मुझे 10 मिनट के अंदर, नहीं तो मैं फोन कर दूंगा आज सबके घर में। ठीक है? सर उससे अगर पहले आज नहीं टेबल आया, ही बनानी है। नहीं नहीं, टेबल तो जो बनाई थी वही वाली पॉइंट प्लॉट कर लो जो भी बनवाई है मैंने, है ना? यस। ठीक है, बंद करते हैं इसको।